हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर के आया हूँ 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व क्या है। देखिए, पुरातत्व जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पूरा जोड़ तत्व। पूरा का अर्थ हो जाता है प्राचीन और तत्व का अर्थ हो जाता है वस्तु। इससे एक परिभाषा बनता है कि वह प्राचीन वस्तु जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो, फैला हुआ हो और वो एक किसी कालखंड का क्या करता हो, जानकारी देता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई, पृथ्वी के गर्भ में या उसको कहिए पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों के जो है, प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन का क्या है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से, तो पुरातत्व के माध्यम से। जो है पुरातत्व को जो है सबसे प्रमाणित स्रोत के रूप में जाना जाता है। पुरातत्व को क्या है, सबसे प्रमाणित स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसे सिक्का, अभिलेख, खंडहर, मनके आदि, है ना। सिक्का, अभिलेख, खंडहर, मनके आदि। देखिए, इसमें एक चीज नहीं आता है, वो है पुस्तक। पुस्तक जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पुस्तक जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है मूल रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या है, फैला हुआ था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है, फैला हुआ था। देखिए, इसका विस्तार देखिए, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, देखिए उत्तर में जो है मांडा, जो कहां पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में क्या है, दामाबाद, जो कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूरब में जो है आलमगीरपुर, जो कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। ठीक है, और जो है पश्चिम में है सुत्ता केंदोर, जो कहां पे पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। कैसे फैला हुआ था, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, 1600 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 1100 किलोमीटर। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी है ही। कुछ ऑप्शन दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है विस्तृत है, तो ऑप्शन दे देगा त्रिभुजाकार, आयताकार, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा था, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो है कार्यकाल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों में क्या है, मतभेद है, क्योंकि साक्ष्य का अभाव है, कोई लिखित स्रोत नहीं है, कोई लिखित स्रोत नहीं है, जिसके के कारण जो है इसके कार्यकाल के बारे में जो है सभी विद्वानों में क्या है, मतभेद है। और सब विद्वान जो है अपना अपना मत दिया है हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में। देखिए, सबसे पहला है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। देख लीजिए ये इसके बारे में थोड़ा। देखिए, सर जॉन मार्शल जो है 1902 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के सेकंड डायरेक्टर बने थे, और इसी के शासनकाल में जो है हड़प्पा सभ्यता की क्या हुआ था, खुदाई हुआ था। और माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि ये सभ्यता जो है 2700 से 2500 ईसा पूर्व तक है। राधा कुमुद मुखर्जी का है 3250 से 2750। डॉक्टर व्हीलर का जो है 2500 से 1750 है। रेडियो कार्बन विधि का क्या है, 2500 से 1750। देखिए, रेडियो कार्बन विधि क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेडियो कार्बन विधि क्या होता है।
देखिए इसमें से जो है रेडियो कार्बन विधि और डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की तिथि को जो है अधिकांश लोगों द्वारा मान्यता दी गई है। इसका तिथि क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रेडियो कार्बन विधि क्या है। देखिए रेडियो कार्बन या कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए रेडियो कार्बन विधि जो है समझते हैं सबसे पहले। देखिए प्रत्येक जीवित वस्तु में जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होता है। प्रत्येक जीवित वस्तु में क्या है? कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा प्रत्येक जीवित वस्तु में होता है। ठीक है, लेकिन उस वस्तु के मृत्यु के बाद जो है कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा जो है कम होने लगता है। कार्बन 14 की मात्रा क्या है? कम होने लगता है। और कार्बन 14 की जो मात्रा है अगर आधा हो जाएगा तो उसका आयु कितना हो जाएगा? 5568 प्लस माइनस 30 हो जाएगा, वो उतना साल पुराना हो जाएगा। अगर कार्बन 14 की मात्रा अगर आधा हो जाती है तो कितना वर्ष पुराना होगा? 5568 वर्ष पुराना हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस का अर्थ हो जाता है कि ये 30 वर्ष जो है 5568 में कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। 5568 में जो है या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई वस्तु जो है जिसका कार्बन 12 की मात्रा जो आधा हो गया है तो वो वस्तु जो है 5538 से 5598 के बीच में ही होगा। क्या है? 5538 से 5598 के बीच में ही होगा अगर कार्बन 14 की मात्रा किसी वस्तु में जो है आधा हो गया है तो। ये प्लस माइनस का भी अर्थ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको परिभाषा को देखते हैं। देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है, लेकिन विनाश की अवस्था में कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर रहता है। कार्बन 12 की मात्रा क्या है? स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा का निरंतर क्षय होने लगता है। क्षय का मतलब है कम होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल कितना है? तो 5568 प्लस माइनस 30 है। देखिए इस विधि की खोज जो है अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लीबी ने 1946 ईस्वी में किया था। अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लीबी ने क्या है? 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि की खोज किया था। इसीलिए जो है वहां पे जो पीछे जो हम लोग देखे हैं रेडियो कार्बन विधि के अनुसार जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है सबसे अधिक लोगों के द्वारा मान्यता दिया गया है, इसीलिए मान्यता दिया गया है। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदु से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले है सड़क व्यवस्था। देखिए मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क की जो है चौड़ाई जो है 9.15 मीटर थी। जो है सड़क की चौड़ाई कितना था? 9.15 मीटर था, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। सबसे पहला शब्द है पुरातत्वविद। विद का अर्थ होता है, पुरातत्व तो जानते हैं लेकिन विद को नहीं जानते हैं। विद मतलब विद्वान होता है। जो पुरातत्व को जो है पढ़ता है उसे ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्व को जानकारी रखता है या जानकारी लेता है उसे ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरातत्व का क्या करे? ज्ञान दे, उसके बारे में जानकारी दे, उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद ने इसे क्या कहा है? राजपथ कहा है। अन्य सड़कें की चौड़ाई जो है 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। ये तो हो गया राजपथ
जो अन्य जो सड़क थी 2.75 से 3.66 मीटर तक थी, जो गली का भी रहा होगा या तो अन्य नगर का भी रहा होगा। सभी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, सभी सड़कें क्या था, मिट्टी का बना हुआ था। ये सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण काटती थी, जैसे ऐसे काटती थी, जैसे ये सड़क है ऐसे गया, ये ऐसे आया, है ना, 90 डिग्री पे काटता था सभी सड़क एक दूसरे को। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो है सड़क के किनारे जो है कुछ अंतराल पर क्या है, गड्ढे खोद दिए गए थे, ताकि जितना भी कचरा हो उस क्या है गड्ढे में रख दिया जाए। और रख करके जब वो गड्ढा भर जाता था तो उसे क्या है, मिट्टी से भर दिया जाता और फिर उसके बगल में जो है गड्ढा को खोद दिया जाता, ताकि जो है ना पूरा कचरा को वहां पे रखा जा सके। देख लीजिए यहाँ पे जो है ये सड़क गया हुआ है ना, ऐसे काट रहा है ये सड़क 90 डिग्री पे, ये ऐसे है पूरा सीधा है, ये फोटो में ऐसा दिख रहा है, पूरा 90 डिग्री पर क्या है काटता था। देख लीजिए यहाँ पर भी ये भी है ना, पूरा 90 डिग्री पे काटता है। अब आगे देखते हैं जल निकासी प्रणाली। पहला देखे हैं क्या है, पहला देखे हैं सड़क व्यवस्था, दूसरा है जल निकासी प्रणाली या नाली कहिए। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता में यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे, निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि के सभी पानी जो है छोटी नाली के माध्यम से जो है सड़क के किनारे बनी नालियों में क्या करती थी, मिल जाती थी। सभी नाली को पत्थरों से ढक दिया जाता था। देखिए आज के समय में जो है मोहल्ला है, एक मोहल्ला में जो है छोटी छोटी नाली बना हुआ होता है, ठीक है, वो नाली क्या है सड़क के किनारे बनी नाली में क्या है मिल जाता है, मिलता है ना, फिर वो नाली जो है एक बहुत बड़ी नाली में मिलता है और फिर वो बहुत बड़ी नाली जो है नदी में चला जाता है। तो ऐसे पानी का आवागमन जो है ऐसे होता है अभी के समय में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी आज के समय की तरह ही उस समय में भी क्या था, विकसित था, जो कितना वर्ष पुराना है, आज से लगभग 5000 वर्ष आज से पुराना है। वो तो 2500 ईसा पूर्व तो है ही, लेकिन आगे भी तो ये 2025 पूर्व गया है, तो लगभग 4500 ईसा पूर्व तक पहले का है। अब आगे देखिए, यह है स्नानागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता इसकी सार्वजनिक स्नानागार थी। यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट क्या है गहरा था। यह स्नानागार है, देखिए यह स्नानागार हो गया, है ना। ये 23 फुट क्या है लंबा है, सॉरी 23 फुट नहीं है, ये 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट क्या है गहरा है, 8 फुट क्या है गहरा है। ये देखिए इसकी जो है जमीनी हुआ है वो क्या है पकी हुई ईंटों से है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी भी बना गया है जो पकी हुई ईंटों से था। और ये जो स्नानागार के चारों कोने पर क्या है एक घर बनाया गया था, मकान बनाया गया था, जिसमें क्या है कपड़े बदले जाते थे। किसमें, उसमें क्या है कपड़े बदले जाते थे। ये ऐसा माना गया है कि ये सार्वजनिक था, जो पर्व त्योहार में क्या है उपयोग होता था। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी है, उत्तर एवं दक्षिण की ओर क्या है सीढ़ी बना हुआ है। स्नानागार पक्की ईंटों से बनी हुई है, स्नानागार जो है देख लीजिए पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हैं, चारों कोने पर क्या है कमरे बने हुए थे, है ना। स्नानागार से जल निकालने की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को कुएं द्वारा लाया जाता था। स्नानागार में जो है एक नाली भी बनाया गया था जिससे जो है इसे पानी निकाला जा सके, और एक नाली और था जो बगल में कुआं था और कुआं से जो है नाली के माध्यम से इसमें पानी आता था। एक नाली से बाहर भी निकल जाता था और एक कुआं से कनेक्ट था जो क्या है कुआं से पानी साफ स्वच्छ पानी आता था। चलिए आप आगे देखते हैं अन्नागार। देखिए अन्नागार को समझिए। मोहनजोदड़ो में ही एक विशाल अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई 45.72 मीटर है एवं चौड़ाई 22.86 मीटर है। इस अन्नागार में अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। अन्नागार में हवा आने जाने की व्यवस्था थी। संभवतः इस अन्नागार का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता होगा। देखिए
ये अन्नागार जो है ये तो संभवतः बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें 12 कोठी बनाए गए थे, 12 कोठी थे, जिसमें क्या है अनाज रखे जाते थे। इसमें हवा आने जाने की व्यवस्था था, ताकि जो है ना इसमें जो है अनाज खराब ना हो, हवा आएगा जाएगा तो क्या है अनाज का क्या है नुकसान नहीं होगा। देख लीजिए 12 कोठी है, ये पूरा है। देखिए अब है हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़े वो है पुरातत्व के अवशेषों के आधार पर, है ना। पुरातत्व के अवशेष है, उसके आधार पर हम लोग जानकारी लिए हैं, अनुमान लगाए हैं, विद्वानों ने अनुमान लगाया, पुरातत्वविदों ने, उसी के आधार पर क्या है हम लोग अभी तक जानकारी थोड़ा बहुत लिए हैं। अब है राजनीतिक जीवन के बारे में, तो साक्ष्य का तो अभाव है, और यहाँ पे कोई ऐसा महल नहीं मिला है जिसे राजमहल कहा जा सके, नहीं कोई ऐसा मंदिर मिला है जिसे ये पता चल सके कि पुरोहित वर्ग का क्या है शासन है, न महल मिला है जिससे ये पता चले कि यहाँ पर राजा का शासन होगा। तो विद्वानों ने जो है अनुमान लगाया है कि यहाँ पे जो है पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था में के बारे में जो है साक्ष्य का अभाव में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। उत्खनन से प्राप्त अवशेष के आधार पर जो है राजनीतिक जीवन का क्या अनुमान लगा सकते हैं, है ना। राजनीतिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं, किसके आधार पर, तो साक्ष्य के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं। उत्खनन से अभी तक कोई ऐसी इमारत नहीं मिली है जिसे राजकिला कहा जा सके, कोई ऐसा इमारत ही नहीं मिला है जिसे राजकिला, अगर राजकिला होगा तो ये तो फिक्स है कि भाई वहां पे क्या है किसी राजा का शासन रहा होगा। ना कोई भव्य मंदिर मिला है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि पुरोहित वर्ग का शासन रहा था, कोई ऐसा मंदिर भी नहीं मिला है जिसे यह अनुमान लगाया जा सके कि वहां पे क्या है पुरोहित वर्ग का शासन रहा हो। पुरातत्वविदों ने साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया कि उनका एक राजा होता था जो संभवतः क्या है पुरोहित होता था। शासन में धर्म की प्रधानता थी, जनता से कर के रूप में जो है अनाज लिया जाता था, जनता से जो है कर के रूप में क्या लिया जाता था अनाज लिया जाता था। इस सप्ताह का शासन का केंद्र जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा था। शासन का केंद्र क्या है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा है। जैसे भारत का अभी 2 राजधानियां है ना, एक प्रशासनिक राजधानी है और एक वित्तीय राजधानी है। जैसे प्रशासनिक राजधानी जो है नई दिल्ली हो गया, और जो वित्तीय राजधानी कहाँ है मुंबई है। वैसे ही विद्वानों ने बताया है कि मोहनजोदड़ो ये प्रशासनिक राजधानी रहा होगा और हड़प्पा क्या है एक वित्तीय राजधानी रहा हो, सिर्फ अनुमान लगाया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक इकाई परिवार था। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधा पूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्तियां मिली है, इससे यह प्रतीत होता है कि उनका परिवार मातृसात्मक था। मातृसात्मक का अर्थ है कि वहां पर जो है महिलाओं की क्या है प्रधानता थी, है ना। अभी भी है क्या है महिलाओं की प्रधानता बहुत अधिक है, महिलाओं को बोलबाला अभी भी हमारे समाज में बहुत है। देखिए हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार की क्या है भोजन करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जैसे आज के लोग हैं जैसे शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या है शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। ये अनुमान कैसे लगा है, क्योंकि वहां पे एक सुई और धागा का साक्ष्य मिला है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो लोग भी क्या है सिले हुए वस्त्र पहनते थे। ऐसे जैसे हम लोग अभी पहनते हो वैसा नहीं, लेकिन जैसे जानवर को अब हम लोग पहनाते हैं, जैसे चट्टी की तरह जो होता है, जो बोरा होता है, बोरा को हम लोग सील करके क्या है उनको हम लोग पहनाते हैं जाड़ा के समय में, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के समय में भी क्या है पहनाता होगा अपने बच्चों को। ये लोग आभूषण के शौकीन थे। क्या है ये लोग आभूषण के शौकीन थे। इसमें जो है कंठहार, हंसुली, अंगूठी, कारा, कर्णफूल आदि का धारण ये लोग करते थे। स्त्रियां क्या है जूड़ा बांधती थी। देखिए जूड़ा क्या है, जैसे यहाँ पर चोटी महिला सब बांधती है, देखिएगा तो चोटी गर्मी के समय में जो है महिला चोटी बांधती है, उसी को क्या कहते हैं जूड़ा बांधना बोलते हैं। पुरुष लंबे बाल
तथा दाढ़ी मोछ रखते थे। लंबे बाल और क्या है, दाढ़ी मोछ रखते थे पुरुष, लेकिन महिला क्या है, जूड़ा बांध करके रखती थी अपने माथे पे। श्रृंगार में हड़प्पावासी काजल, पाउडर, शीशे, कंघी, लिपस्टिक आदि के संकेत मिले हैं। उस समय में भी क्या है, लिपस्टिक की क्या है, उपयोग करती थी महिलाएं। आज के समय में भी करती है और उस समय में भी करती थी। जैसे काजल का जो है आज के समय में भी प्रधानता है और उस समय में भी प्रधानता था। आगे देखते हैं, सामाजिक जीवन देख लिए। अब देखते हैं धार्मिक जीवन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य या स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य तो थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जो है हम लोग अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। कौन सा लिपि है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा लिपि है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। जो कहां से कैसे लिखा हुआ है, दाहिने से बाएं की ओर लिखा गया है। दाहिने से बाएं की ओर लिखा गया है। यहां से हुए उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम धार्मिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं। इस आधार पर यहाँ के धार्मिक जीवन की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। हम लोग जो है साक्ष्य के आधार पर जो है इसकी विशेषता को हम लोग बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरक की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जैसे एक महिला के जो है पेट से जो है एक पौधा को निकलते हुए दिखाया गया है, जो विद्वानों ने माना है कि ये धरती देवी की क्या है, मूर्ति है। और जो है संभवतः हड़प्पावासी जो है इसे उर्वरक की देवी मानकर पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि जो है उस समय जो है जीवन यापन का आधार था कृषि, और कृषि के लिए क्या है, जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है वो लोग धरती को जो है उर्वरक की देवी मानकर क्या करते थे, पूजा करते थे। हड़प्पा दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक में पत्थर तथा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति, लिंग पूजा के संकेत मिलते हैं, है ना। लिंग पूजा भी उस समय में होता था। बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, जो तंत्र मंत्र में विश्वास के संकेत देते हैं। अब भाई ताबीज का उपयोग जो है सिर्फ के सिर्फ तंत्र मंत्र में ही होता है। इसीलिए जो है ना विद्वानों ने माना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। कालीबंगान के हवन कुंड से यज्ञ के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगान में जो है हवन कुंड मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है यज्ञ भी होता था। अब है मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी सबों का 3 प्रकार से उत्सर्जन करते थे, 3 प्रकार से उनका दाह संस्कार करते थे। देखिए, पूर्ण समाधिकरण, इसे पूर्ण शब्द को जो है भूमि के अंदर क्या है, गाड़ दिया जाता था। जैसे आज के समय में मुस्लिम करते हैं ना, वैसे ही करते होंगे, ऐसा मानना है किनका, मार्शल महोदय का। अब आगे देखते हैं। आगे है आंशिक समाधिकरण। इसमें जो है पशु पक्षी के खाने के बाद जो है बचे हुए शव को क्या है, गाड़ दिए जाते थे। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उनको क्या है खुले मैदानों में क्या है छोड़ दिया जाएगा, और जो जानवर के खाने के बाद जो है बचे हुए हड्डी होता है उसको क्या है जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ठीक है। अब है दाह कर्म। इसमें शवों को जला करके उनके भस्म को क्या है गाड़ दिया जाता था। शव को जला दिया, अभी जैसे हम लोग हिंदू में करते हैं, सबको जला देते हैं, उनके भस्म को क्या है हम लोग गंगा जी में बहाते हैं, लेकिन उस समय में क्या है जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। अब आगे देखिए आर्थिक जीवन के बारे में, है ना। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित बिंदु से क्या है हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आर्थिक जीवन का आधार बनाकर हम समझ सकते हैं। जैसे कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। यहाँ पर कपास, गेहूं, जौ, मटर, तिल, अनार, नारियल, नींबू आदि की क्या है खेती होता था। इसीलिए जो है धरती को उर्वरक की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। समझ गए। अब देखिए पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। ये लोग गाय, बैल, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, हिरण, हंस आदि पालते थे। कुत्ता का प्रयोग जो है शिकार में किया जाता था।
जैसे आज के समय में भी जो है हम लोग क्या है, गाय को, बैल को, कुत्ता को, हाथी को, सुअर को, गधा को, हिरन, हंस सभी को पालते हैं ना, वैसे ही उस समय में भी क्या है, पाला जाता था। और कुत्ता का प्रयोग किस चीज में किया जाता था, तो शिकार के लिए किया जाता था। देखिए शिल्प तथा उद्योग धंधे, शिल्प तथा उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कटाई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार आदि वस्तु के निर्माण करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग कर देश विदेश से व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो है चाक का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, चाक का। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो है हड़प्पा वासी जो है कटाई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार ये सारी चीज का क्या है, निर्माण करते थे। अब देखिए शिल्प उद्योग कितना विकसित रहा होगा, जिससे कटाई, बुनाई, आभूषण, बर्तन सभी का क्या है, वो लोग उत्पादन करते थे। और यातायात के लिए किस चीज का, बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये तो हो गया। हड़प्पा वासी शिल्प उद्योग में काफी उन्नत थे। शिल्प उद्योग में हड़प्पा वासी क्या है, काफी विकसित थे। इतना विकसित कौन होता है, आज के समय में भी इतना विकसित नहीं है। मशीनीकरण आ गया है, सबसे ज्यादा यहाँ पे अब मशीनीकरण आ गया है। व्यापार तथा वाणिज्य देख लीजिए, व्यापार तथा वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही काफी उन्नत था। व्यापार दोनों ही क्या है, काफी उन्नत था। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर और हड़प्पा सभ्यता से बाहर दोनों ही क्या है, व्यापार बहुत ही उन्नत था, बहुत बड़ी मात्रा में होता था। अंदर भी जो है ना व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था, और देश विदेश से भी व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था। व्यापार कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से। जैसे अगर हम 4 किलो धान दे रहे हैं तो वो उसके बदले में 4 किलो या तो 3.5 किलो गेहूं देते। जैसे डील होता था कि भाई हम 4 किलो अनाज, 4 किलो धान दे रहे हैं तो तुम गेहूं कितना किलो दोगे, जो जितना अधिक देगा वो उसको ये धान दे देगा। अब देखिए इस सप्ताह का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे, क्योंकि दोनों ही क्या था, राजधानी था और सबसे विकसित भी था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। सिक्कों के प्रचलन न होने के कारण जो है संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली था। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। ठीक है। और जो है व्यापार जल तथा थल, जल मार्ग से भी और जमीन से भी होता था, जिसमें प्रयोग अगर जल मार्ग से थल मार्ग से अगर व्यापार करना है तो किसका प्रयोग करता था, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करता था। पहले हम लोग देखे हैं। देखिए अब है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में भी विभिन्न विद्वानों में क्या है, मतभेद है ना, क्योंकि साक्ष्य का अभाव है। उसी तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों में क्या है, मतभेद है, क्योंकि साक्ष्य का अभाव है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की तरह ही इस सभ्यता के निर्माताओं को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। सबने अपना अपना क्या है, मत दिया है, जिसको हम लोग देखते हैं। आइए देखिए विद्वान और विद्वानों के अनुसार निर्माता। डॉक्टर गुहा बोलते हैं कि ये लोग मंगोल के थे, ये लोग मंगोल के थे। रंगनाथ राव बोलते हैं ये लोग क्या थे, आर्य थे। जी गार्डन बोलते हैं ये लोग क्या थे, सुमेरियन थे। और डॉक्टर व्हीलर बोलते हैं ये लोग क्या थे, द्रविड़ थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह मत सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने कांस्य युग सभ्यता को जन्म दिया है। ये जो है डॉक्टर व्हीलर के द्वारा जो है मत दिया गया है कि ये लोग क्या था, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन था, द्रविड़ था। वो सबसे अधिक लोगों के द्वारा क्या है, मान्यता दिया गया है। जैसे काल के बारे में भी बताए थे, कितना 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये सभी लोगों के द्वारा मान्यता दिया गया। उसी तरह से जो है निर्माता के बारे में भी सबसे अधिक लोगों के द्वारा मान्यता मिला है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो भी है मतभेद है, इसमें भी मतभेद है।
आप सबने अपना अपना मत दिया है कि इस सप्ताह का पतन कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा सप्ताह के काल एवं निर्माता की तरह इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या एक मत नहीं है। विद्वान ने निम्नलिखित कारण बताए हैं, जैसे बाढ़। देखिए मार्शल के अनुसार हड़प्पा सप्ताह के पतन का एकमात्र कारण क्या है, बाढ़ रहा होगा। कौन बोले हैं, मार्शल, सर्जन मार्शल। क्यों बोले हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है नदियों के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है, सभी के सभी नगर जो है किसी न किसी नदी के किनारे बसा था। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था। सभी के सभी नदी सभी के सभी नगर जो है नदी के किनारे बसा हुआ था। इसीलिए जो है ना सर्जन मार्शल और कुछ विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि इस सभ्यता का जो है पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ होगा, क्योंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि इसका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ है। क्योंकि देखिए बाढ़ आएगा तो अगर प्रत्येक साल बाढ़ आएगा तो भाई क्या है, पानी आएगा तो अपने साथ वो क्या है, बालू लेकर के भी आता है। तो बालू प्रत्येक साल आएगा तो एक परत बन जाएगा। इससे ये पता, अगर परत बना हुआ रहेगा तो इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष क्या है, बाढ़ आया होगा। देखिए खुदाई में भी यही निकला है, इनका अनेक बार क्या पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिली है। जो बाढ़ से आया था बालू, उसका परत मिला है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ होगा। इसे ये पता चलता है क्या है, परत जमा है तो भाई बाढ़ तो आया ही होगा, तभी तो परत जमा। अगर बाढ़ नहीं आया तो रहता तो परत कैसे जमता। चलिए एक कारण तो समझ लिए बाढ़। अब दूसरा कारण समझते हैं, जलवायु परिवर्तन। देखिए कुछ विद्वान का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसे कि वर्षा में कमी। अब देखिए अभी आप सोच रहे होइएगा कि वर्षा की कमी से कैसे बाढ़ आ सकता है ना। वर्षा की कमी से कैसे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता है। जैसे आप लोग पहले पढ़े हैं कि यहाँ का जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, कृषि था। और कृषि कैसे होगा, वर्षा से। अगर वर्षा ही नहीं होगा, वर्षा की कमी आ जाएगा तो वहां पे अनाज की कमी होगा। अनाज की कमी होगा तो वहां पे भूखमरी आएगा। भूखमरी के कारण और लोग मरेंगे और लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे। या सूखा ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया होगा और लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया होगा, जिसके कारण क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये भी कारण हो सकता है ना। आर्यों का आक्रमण। देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और वहां के लोगों की हत्या कर दिया गया। अब एक चीज सुने होइएगा कि जो है वैदिक काल को जो है निर्माण आर्यों ने किया है। जब तक हड़प्पा सभ्यता का पतन भी क्या है 1750 तक माना गया है ना। अंतिम साल कितना माना गया है, 1750 ईसा पूर्व। और आर्यों का आक्रमण कितना माना गया है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व माना है ना। मात्र कितना वर्षों का अंतराल है, 250 वर्षों का अंतराल है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1750 के कुछ साल बाद भी तक भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता रहा हो, है ना। तो आर्यों का आक्रमण भी एक क्या है, कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। और महामारी, चौथा कारण क्या है, महामारी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का जो है पतन महामारी के कारण हुआ होगा। कोई भी महामारी आया होगा और जो है ना पूरी की पूरी सभ्यता को क्या है, खत्म कर दिया होगा। जैसे आज के समय में अगर मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है। अगर हमारे पास दवाई नहीं रहता तो पूरी दुनिया क्या होता, तबाह हो जाता, खत्म हो जाता।
वैसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता में भी एक महामारी आया होगा और पूरी की पूरी सभ्यता को क्या है, ले डूबा होगा। इस प्रकार सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का क्या है, विनाश किया। सभी कारणों में से सबसे प्रमाणित कारण बताया गया है, क्यों सबसे प्रमाणित कारण बाढ़ हो जाएगा यहाँ पे। सबसे प्रमाणित कारण बाढ़ को बताया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सभी नगर नदियों के किनारे क्या है, बसे हुए थे। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर क्या है, नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसीलिए जो है माना गया है कि नदियों में बाढ़ आया होगा और हड़प्पा सभ्यता को क्या है, पतन की ओर ले गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कि वो लोग विज्ञान के क्षेत्र में कितना विकसित थे। सब चीज तो देख लिए, लेकिन उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं देखे हैं। हड़प्पा सभ्यता ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी, जिसे हम निम्नलिखित बिंदु से क्या है, समझ सकते हैं। जैसे लिपि के क्षेत्र में भी क्या है, विकसित था। देखिए सिंधु घाटी के निवासी ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। बताए थे कि यहाँ का एक लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। कैसे लिखा गया था, तो दाहिने से बाएं की ओर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछेगा, बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो है किस ओर से किस ओर लिखा गया था, तो दाहिने से बाएं की ओर लिखा गया था। ठीक है, ये आविष्कार किया था, मगर यह लिपि अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसको हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। धातु कर्म देखिए कितना विकसित था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल से तांबे तथा कांसे की कुछ वस्तुएं मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबे निकालने की तकनीक से परिचित थे, और तांबे को जो है गलाने के लिए जो है 283 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना तापमान चाहिए, 283 तापमान चाहिए। अतः निश्चित रूप से वे इतना ताप पैदा करने की तकनीक जानते होंगे तभी तो जो है तांबे अलग कर पाए होंगे। तो ये लोग धातु कर्म में भी क्या थे, बहुत ही विकसित थे। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त खिलौना से पता चलता है कि मालवाहक निर्माण तकनीक से परिचित थे। जैसे खिलौना बना हुआ है वहां पे, जैसे हम लोग अभी ट्रक का खिलौना देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं, प्लास्टिक का देखते हैं, मिट्टी का भी देखते हैं, अनेक प्रकार की चीज खिलौना में देखते हैं। भाई वैसा हकीकत में भी तो है गाड़ी, तभी तो देख रहे हैं। वहां पर भी बैलगाड़ी या बहुत तरह के खिलौना मिले हैं। गाड़ी ही मतलब बहुत तरह के मिले हैं, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इस तरह के खिलौना हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मालवाहक निर्माण ये तकनीक भी जानते थे। चौथा है हड़प्पावासी गोदी एवं नौका निर्माण की तकनीक से परिचित थे। हड़प्पावासी देखिए गोदी किसको बोलते हैं, बंदरगाह को तो जानते होइएगा, है ना, बंदरगाह को जानते, उसी को क्या बोलते हैं, गोदी बोलते हैं। और ये गोदी जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है लोथल में मिला है। कहां पे मिला है, लोथल में मिला है। गोदी का अवशेष कहां मिला है, लोथल में मिला है। और ये लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और नौका किसके बोलते हैं, तो जहाज को बोलते हैं। ठीक है, इसका अवशेष लोथल से मिला है। किसका अवशेष, गोदी और नौका का अवशेष कहां से मिला है, लोथल से मिला है। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के तकनीक से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, माप तौल के तकनीक से भी क्या थे, परिचित थे। क्योंकि यहां पे जो है वाट मिला है, किलो मिला है, क्या है, यहां पर वाट मिला है, जो 16 तरह के थे। कितने तरह के, 16 तरह के थे। इससे यह पता चलता है कि ये लोग नाप तौल के तकनीक से भी क्या थे, परिचित थे। इस सभ्यता में लगभग 150 वाट मिले हैं। 150 वाट मिले हैं, लेकिन जो जैसे 1 केजी 2 केजी का किलो है ना, वैसा 16 तरह के मिले हैं। लेकिन सभी कुल मिलाकर के वाट कितने मिले हैं, वाट, तो 150 वाट मिले हैं। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलाजीत से पता चलता है कि हड़प्पावासी चिकित्सा का भी ज्ञान रखते थे। यहाँ पे शिलाजीत के भी अवशेष मिले हैं। आपको पता ही होगा कि
चिकित्सा के क्षेत्र में जो है शिलाजीत का कितना उपयोग होता है ना। शिलाजीत जो है बहुत ही उपयोगी है हर चीज के लिए। ये क्लास खत्म हो गई, ये पूरी की पूरी हड़प्पा सप्ताह 12th का खत्म हो गया। अब आगे जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन चलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए जो है द हंस एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो है हड़प्पा सप्ताह का क्लास देख करके जो है अच्छे नंबर 12th में उठा सके। थैंक यू सो मच।